हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है आपका फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमने पढ़ा बहुत कुछ कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, फिर उसका एस्टिमेशन कितना, कैलकुलेशन, वो सब हमने देखा भाई कितनी ज़रूरत है, कितना कैलकुलेट किया वर्किंग कैपिटल का। चलो हमने पता लगा लिया कि वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़रूरत है, ये बिजनेस है, इसको 2 लाख रुपए की जरूरत है, इसको 5 लाख की जरूरत है, इसको 50 लाख की जरूरत है। अलग अलग बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा जो बिजनेस है उसका भी हमने कर लिया। सब अपने अपने बिजनेस का वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो वो एस्टिमेट हो गया, पता चल गया कि इतने रुपए की जरूरत है एज अ वर्किंग कैपिटल। ओके, अब वो पैसे कहां से आएंगे, उसके सोर्सेज क्या होंगे, वो है आपका ये चैप्टर। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि पहले हमने पढ़ा था कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल और एक होती है टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल होती है ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए आती है वर्किंग कैपिटल, और जो टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज आती है। लेकिन ये 2 तरह की वर्किंग कैपिटल की हमको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों तरह की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2 तरह के सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं ये रहे, देखो। एक तो सोर्सेज, देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सोर्सेज मतलब कहां से आएगा पैसा जो हमारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करेगा। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के जो सोर्सेज है वो भी 2 तरीके के हैं। एक वो सोर्सेज जो आपकी परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, और एक वो सोर्सेज जो आपकी टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल के अंदर आपके जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो हम लेते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब भाई यहां से पैसा आप निकालोगे तो वो आप लॉन्ग टर्म तक अपने पास में रख सकते हो, ठीक है। और टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फंड्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं, यानी कि जल्दी आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। जो परमानेंट और फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए जो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की ओर जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है शेयर्स। अब शेयर्स तो आप जानते होंगे ना, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा आपने, कंपनी लॉ पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा कि कंपनीज जो होती है वो पब्लिक में शेयर इशू करती है और उनसे पैसा लेती है, ठीक है। तो उसके पास शेयर कैपिटल आ जाती है, उसे बिजनेस करती है और फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में डिविडेंड देती है। जग जाहिर है कॉमर्स के स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा। ओके, तो वो शेयर्स जो है ये मोस्ट बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें सस्ते में बिल्कुल फंड कंपनी के पास में आ जाता है। कंपनी को फायदा होगा तो डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं भी देगी तो फ्री का पैसा होता है। ओके जी, नेक्स्ट फिर आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी शेयर्स की तरह डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको पब्लिक में इशू कर दिए जाते हैं और जो खरीदता है वो डिवेंचर होल्डर बन जाता है और वो पैसा लगा देता है कंपनी में। बट यहां पर जो है मामला थोड़ा अलग है। अब जो डिवेंचर होल्डर है ना वो शेयर होल्डर तो है नहीं कि उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। वो डिवेंचर होल्डर है और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जितना पैसा उन्होंने लगाया बिजनेस के अंदर। तो शेयर होल्डर को देते हैं हम डिविडेंड क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं, वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, उनको प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे वरना नहीं देंगे। ये शेयर होल्डर की कहानी। बट डिवेंचर होल्डर की कहानी अलग है। डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, उनको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। जिसके पास डिवेंचर है, जिसने कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया है, कंपनी में पैसा लगाया है, उनको कंपनी उस पैसे पर देती है इंटरेस्ट। तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि जो आपका शेयर्स इशू करके फंड रेज किया जाता है वो जो इंटरनल सोर्स है और जो डिवेंचर है वो एक्सटर्नल सोर्स है क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। आपने बैंक डिपॉजिट सुना होगा ना, एफडी नाम सुना है, फिक्स डिपॉजिट। हम क्या करते हैं, बैंक में जाके पैसा जमा करा देते हैं, एफडी करवा देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 1-2 साल के लिए वो पैसा आपका ब्लॉक रहेगा, उसके बाद में बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर देगा आपको। ओके, फिर आप अपना पैसा भी मिल जाएगा आपको, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। सेम का सेम ये पब्लिक डिपॉजिट है। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं वो पब्लिक में डिपॉजिट इशू करते हैं। मतलब पब्लिक जो है वो इनके पास में पैसा जमा करा देती है, एज अ एफडी समझ लो आप, डिपॉजिट करवा देती है और उस एक टाइम पीरियड के बाद में कंपनी जो है उस पैसे पर इंटरेस्ट जोड़ करके वापस दे देती है।
ओके। बट आरबीआई बोलता है कि ये अनसिक्योर्ड है, थोड़ा रिस्की है, तो पब्लिक डिपॉजिट हर कंपनी इशू नहीं कर सकती। हर कंपनी जो है जाकर के पब्लिक में जो है पब्लिक से पैसा ले लिया और उनको बोल दिया भैया हम तुम्हारी एफडी कर रहे हैं, एक तरीके से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऐसा हर कंपनी नहीं कर सकती। वही कंपनी कर सकती है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनी ऐसा कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, भैया आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम एफएम के अंदर, आपने अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रही हो तो मैंने इसके बारे में बताया था, ये है रिटेन अर्निंग, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कंपनी में ही वापस लगा देना, ये रिटेन अर्निंग आता है या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आता है। रिटेन अर्निंग करना बहुत अच्छा माना जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि कंपनी के पास बहुत सारे प्लान्स है, कंपनी एक्सपांड हो रही है, जिस वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और क्या कर रही है, बिजनेस में ही वापस पैसा लगा रही है। ओके, नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके कॉमर्शियल बैंक्स भी आ गए और एफआईज डीआईज भी आ गए, है ना। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बिजनेस को। इसमें बैंक के भी आ गई, कॉमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, है ना। तो ये सारे बैंकिंग जो आपके आसपास देखते होंगे इनको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। एक तो ये है, तो कोई भी बिजनेस या कंपनी जाके इनसे जो है अपनी परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए इनसे लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है, या फिर जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जैसे बजाज फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये पॉपुलर है इसलिए नाम ले रहा हूं, बाकी बहुत सारे हैं, तो वो सब भी क्या करते हैं, आदित्य बिरला वगैरह ये सब है, तो ये भी क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं इन बिजनेसेस को। ठीक है, ये हो गया लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसमें लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट जाती है, किस्त जाती है, तो उसमें इंटरेस्ट लग के जाती है। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज। फिर आता है हमारा टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है उसकी, इन पैसों के लिए, तो फिर इसके लिए शॉर्ट टर्म फंड्स हैं हमारे पास। वो कौन कौन से? सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट बहुत सिंपल है, हर बिजनेस चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो ट्रेडिंग हो, उसको गुड्स तो परचेज करना ही पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करता है, ट्रेडर जो है वो फिनिश गुड्स परचेज करता है, लेकिन परचेज तो करना पड़ता है ना। यस, अब परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए भैया बिजनेस करना है तो माल तो खरीदना पड़ेगा ना, तो वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, अब वो पैसा हमारे पास है नहीं, तो यहां पर ट्रेड क्रेडिट यूज आ जाती है। ट्रेड क्रेडिट में क्या होते हैं, जो सप्लायर होते हैं जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, उन सप्लायर को हम बोलते हैं कि भैया देखो ऐसा है, अभी तो पैसा है नहीं, 1 महीने के लिए गुड्स उधार दे दे, मैं इसको बेचूंगा, डेटर से पैसा लूंगा और तेरे को 1 महीने में दे दूंगा, यानी कि गुड्स बेच के कमा के तेरे को भी पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है जो कि सप्लायर हमें देता है, ये ट्रेड क्रेडिट के अंदर आता है। हाँ, लेटर ऑन क्रेडिट नाम से एक स्कीम भी आती है जिसमें बैंक गारंटी भी दे देती है, और उस बेसिस पर भी बहुत सारे सप्लायर जो है हमें गुड्स उधार दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड बट नॉट पेड येट, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हो गए हैं, जिन सर्विस हमने ले ली है बट अभी तक उसका हमने पेमेंट नहीं किया है, तो हम पहले से बोल के रखते हैं भैया पेमेंट जो है आपको इतना लेट आएगा, तो उसमें भी हमें एक टाइम पीरियड मिल जाता है, जितने में तो हमारा बिजनेस से सेल हो जाती है, पैसा आ जाता है और पेमेंट्स भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर, जिनको हम सीपीवी बोलते हैं। इस कॉमर्शियल पेपर जो है, कॉमर्शियल पेपर भी एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो इशू किए जाते हैं, और उसकी मैच्योरिटी डेट पर देखो, कॉमर्शियल पेपर कंपनी बैंक से आप उसको डिस्काउंटेड करवा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको क्या है, इसको पूरा पढ़ाता हूं। देखो, कॉमर्शियल पेपर को पढ़ाते हैं, फैक्टोरिंग में आपको समझा दूंगा, कॉमर्शियल पेपर में आपको पढ़ा देता हूं यहाँ पर डिटेल। ये हो गया कॉमर्शियल पेपर, देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉमर्शियल पेपर रिप्रेजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है ना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आता है कॉमर्शियल पेपर, सीपीवी बोलते हैं इसको। कॉमर्शियल पेपर रिप्रेजेंट्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं इशूड बाय फर्म इशू करती है टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। तो बैंक इशू नहीं करती, फर्म इशू करती है। एक प्रोमिसरी नोट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब डॉक्यूमेंट तो शेयर भी होता है, डिबेंचर भी होता है, पब्लिक डिपॉजिट भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, है ना, समझ गए। तो ये प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें प्रॉमिस किया होता है कि भैया ये नोट ले लो आप, ओके, और ये नोट ले लो, हमें पैसे दे दो, और मैच्योरिटी डेट पर हम आपसे ये प्रोमिसरी नोट, कॉमर्शियल पेपर वापस ले लेंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। अब आप बोलोगे जो व्यक्ति है जो खरीद रहा है ये प्रोमिसरी नोट या डॉक्यूमेंट परचेज कर रहा है, उसको क्या फायदा? तो बेटा हम इशू करते हैं सस्ते में, डिस्काउंट पे, जैसे 100 रुपए की चीजें 95 में इशू कर दी, और मैच्योरिटी डेट पर हम जो है उसको 100 रुपए वापस दे देते हैं। यानी कि 90, ये डॉक्यूमेंट गया, 95 रुपीज ले लिए,
अब मैच्योरिटी डेट पे क्या करेंगे, उसको 95 नहीं देंगे, 100 रुपए दे देंगे, तो वो 5 रुपए का जो है वो फायदा हो जाता है जो भी ये प्रॉमिसरी नोट परचेज करता है। ठीक है, इस तरीके से ये चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टोरिंग। अब फैक्टोरिंग क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, जिसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं। फैक्टोरिंग एक तरीके से अगर बोलें तो एक ऐसी स्कीम है जिसको अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट भी बोलते हैं। देखो हर बिजनेस जो है ना उधार सेल तो करता ही करता है, क्योंकि बिना उधारी पे बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है, अब उधार सेल कर रहा और उसको लग रहा है यार डेटर जो है टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उधार सेल करते हैं तो सामने वाला जो कस्टमर होता है वही हमारा डेटर होता है, उससे पैसे लेना है तभी तो सबको पेमेंट करना है। अब वो डेटर पैसे नहीं दे रहा है तो वो जो बिजनेसेस होते हैं वो फैक्टोरियर या फैक्टोरिंग करवाते हैं, यानी कि एक बैंक्स अधिकतर करती है काम, बहुत सारी एजेंसीज भी करती है, प्राइवेट एजेंसीज, उनको अपॉइंट कर देते हैं, उनको बोलते हैं भैया इनसे पैसे रिकवर करवा लो, हमको दे दो और इसके बदले में हम जितना पैसा रिकवर कराओगे उसका इतना % आपको कमीशन दे देंगे। तो ये भी एक अच्छा है। ये अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का सोर्स कैसे हो गया, जो पैसा नहीं आ रहा था वो आ जाएगा, उनको आता है निकलवाना। ओके, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट यानी कि पैसा उधार ले लो थोड़े टाइम के लिए और किस्तों में विद इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। ओके, कॉमर्शियल बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, आपकी PNB बैंक, IDBI बैंक, बहुत सारी कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक्स जो होती है इनसे जाके आप, ये कॉमर्शियल बैंक होती है, इनसे जाके आप क्रेडिट लिमिट ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हो, या फिर इनसे शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस पॉइंट्स याद करके चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डिटेल में लिख देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। प्लीज ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर्स आते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।